हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूरॉन्स एकेडमी छिंदवाड़ा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम प्रीवियस ईयर पीएनएसटी के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो आते हैं पहले क्वेश्चन पर। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिखा है, आर्लॉन निम्नलिखित में से किस यौगिक के बहुलकीकरण से बनता है। बहुलकीकरण का मतलब होता है पॉलीमराइजेशन। और पॉलीमराइजेशन क्या होता है? पॉलीमराइजेशन मतलब कई सारे मोनोमर यूनिट जब आपस में जुड़ जाती है तो एक पॉलीमर यूनिट बनती है। उस पॉलीमर यूनिट का बनना कहलाता है पॉलीमराइजेशन। कई सारी एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर एक बहुलक इकाई बनती है, बहुलक इकाई, तो बहुलक बनना कहलाता है बहुलकीकरण। ये पहला ऑप्शन लिखा है इसमें विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड एक मोनोमर यूनिट है। टेट्राफ्लोरोएथिलीन एक मोनोमर यूनिट है। एक्रिलोनाइट्रल एक मोनोमर यूनिट है। स्टाइरिन एक मोनोमर यूनिट है। ये मोनोमर यूनिट जब आपस में जुड़ जाती, कई सारी मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ जाती है तब एक यूनिट बनती है, उसको बोलते हैं पॉलीमर यूनिट। तो हम बात करेंगे कि भाई आर्लॉन निम्नलिखित में से किस यौगिक के बहुलकीकरण से बनता है। तो आर्लॉन बनता किससे है? आर्लॉन बनता है पॉलीएक्रिलोनाइट्रल से। और पॉलीएक्रिलोनाइट्रल बनता किससे? पॉलीएक्रिलोनाइट्रल बनता है एक्रिलोनाइट्रल से। मतलब कई सारी एक्रिलोनाइट्रल यूनिट आपस में मिलेगी, मोनोमर यूनिट आपस में मिलेगी, तब एक पॉलीमर यूनिट बनेगी जिसका नाम होता है पॉलीएक्रिलोनाइट्रल। तो इसका राइट आंसर बनेगा सी। ये आर्लॉन होता क्या है? ये कपड़े का एक रूप होता है, अपर रूप होता है, ऊन का प्रतिस्थापी होता है। जैसे आर्लॉन होता है, एक्रिलन होता है, ये ऊन का प्रतिस्थापी होता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये आउट ऑफ सिलेबस बोल सकते हैं इसको। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। एक्रिलोनाइट्रल का उपयोग ऊन के प्रतिस्थापी के रूप में औद्योगिक रेशे जैसे आर्लॉन अथवा एक्रिलन बनाने में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बनेगा एक्रिलोनाइट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस में 42% फ्रक्टोज, 50% ग्लूकोज, 6% माल्टोज और 2% माल्टोट्रोज होता है। अगर ये देखा जाए, इसमें 42% आपका लिखा है फ्रक्टोज, 42% आपका लिखा है फ्रक्टोज, 50% इसमें लिखा है ग्लूकोज, 6% इसमें लिखा है माल्टोज और 2% इसमें लिखा है माल्टोट्रोज। अगर आप टोटल देखा जाए तो ये 100% है, 100%। और ये शुगर का फॉर्मूला है, शुगर का, ये शुगर का फॉर्मूला है। और ये शुगर में दो चीजें आती है, शुगर यानी सुक्रोज, इसमें दो चीज आती है, एक आता है ग्लूकोज और एक आता है फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ऑप्शन पर चलते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है ग्लूकोआइसोमरेज, ये एक एंजाइम है, एंजाइम। लाइपेज एक एंजाइम है। एक्रिलामाइड ये कोई एंजाइम नहीं है। ये है क्या? ये केमिकल कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड, ये केमिकल कंपाउंड है। और फ्रक्टोज, फ्रक्टोज एक मोनोसेकेराइड यूनिट है। इसे हम बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं नेचुरल शुगर। इसको बोलते हैं, याद रखना बेटा, इसको बोलते हैं नेचुरल शुगर, नेचुरल शुगर। और इसे बोला जाता है फ्रूट शुगर, फ्रूट शुगर, फ्रूट शुगर के नाम से जाना जाता है। नेचुरल शुगर बोला जाता है फ्रक्टोज को, फ्रूट शुगर बोला जाता है फ्रक्टोज को, क्योंकि ये सब्जियों में पाए जाते हैं, फल फ्रूट में पाए जाते हैं। याद रखना, पराग कणों में भी पाए जाते हैं, पराग कणों में भी क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज। राइट आंसर बनेगा ग्लूकोआइसोमरेज, क्योंकि ये जो ग्लूकोआइसोमरेज एंजाइम होता है ये ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? ग्लूकोआइसोमरेज। लाइपेज क्यों नहीं बना? क्योंकि ये जो लाइपेज होता है ये वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है और वसा को डाइजेस्ट कर देता है ये फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। तो हमसे पूछा गया था निम्नलिखित में से किसमें 42% फ्रक्टोज, 50% ग्लूकोज, 6% माल्टोज और 2% माल्टोट्रोज होता है। ये शुगर का फॉर्मूला है, शुगर 100% शुगर होती है। शुगर में सुक्रोज होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में तोड़ता है ग्लूकोज आइसोमरेज। राइट आंसर बनेगा बेटा ए। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है एसिटिनोलाइट के नाइट्रेशन के बाद हाइड्रोलिसिस से क्या प्राप्त होता है। एसिटिनोलाइट के नाइट्रेशन, नाइट्रेशन मतलब इसका नाइट्रीकरण करना है और हाइड्रोलिसिस करना, हाइड्रोलिसिस मतलब उसका जल से अभिक्रिया करना है। तो हम बात करेंगे एसिटिनोलाइट। पहले देखें एसिटिनोलाइट का स्ट्रक्चर होता क्या है। अगर हम बात करें तो ये बेंजीन रिंग एरोमेटिक स्ट्रक्चर होता है। यहां एन, यहां पर हम बोल सकते हैं सी, यहां जुड़ा होगा O और यहां जुड़ा होगा CH3। इसका नाइट्रीकरण करेंगे, नाइट्रेशन मतलब होता है नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण करेंगे HNO3 से। तो HNO3 को हम लिख सकते हैं HO और NO2, HO NO2 की HO NO2 से हम इसको लिख सकते हैं। अब ये NO2 क्या करेगा? NO2 ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पर कभी अटैक नहीं करेगा। और यहां पर ये ऑर्थो और पैरा पर अटैक करेगा तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी।
और यहां से क्या होगा भाई, जब ये ऑर्थो पर अटैक करेगा, ऑर्थो पर अटैक करेगा, तो होगा क्या, ये बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर में जाकर ही जुड़ जाएगा। जैसे यहां पर क्या लगा है, NH लगा है, यहां कार्बन है, इससे ऑक्सीजन जुड़ा है, इससे मैथिल ग्रुप जुड़ा है। यहां पर से हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा वाटर के रूप में, यहां से वाटर के रूप में हाइड्रोजन निकल जाएगा और NO2 अटैक कर देगा ऑर्थो पोजिशन पर। ऑर्थो पोजिशन पर जब NO2 अटैक कर देगा तो ये नाइट्रो एसिटिनोलाइट बन जाएगा, N नाइट्रो एसिटिनोलाइट। क्या होगा ऑर्थो पोजिशन पर। या ऐसा भी हो सकता है कि जब ये ऑर्थो पोजिशन पर अटैक कर रहा है नाइट्रो, तो ये हो सकता है भाई कि ये पैरा पोजिशन पर भी अटैक कर दे, ये पैरा पोजिशन पर भी अटैक कर दे। अगर ये पैरा पोजिशन पर अटैक करेगा तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा, मेजर, और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट कहलाएगा, माइनर। अब क्या होगा भाई, ये मेजर प्रोडक्ट में हमारा क्या बना, ये ऑर्थो नाइट्रो एसिटिनोलाइट बना और एक बना पैरा नाइट्रो एसिटिनोलाइट। अब इसने क्या बोला कि बाद में आप इसका हाइड्रोलिसिस करें। हाइड्रोलिसिस करना मतलब इसकी आप वाटर से क्रिया करें, वाटर से। अब ये दोनों रिएक्टेंट की आप, ये दोनों इंटरमीडिएट जो बना है, इनके आप वाटर से रिएक्शन करोगे। जैसे ही आप यहाँ वाटर से रिएक्शन करोगे भाई, तो यहां से ये हट जाएगा ग्रुप, ये ग्रुप हट जाएगा यहां से, ये इसको हम लिखेंगे H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो यहां से ये ग्रुप जैसे ही हटेगा, इसके साथ CH3CO और ये OH निकल जाएगा, यहां से बनेगा CH3 COOH। और यहां पर पहले से क्या जुड़ा है, NH, और ये हाइड्रोजन जल जाएगा, क्या बन जाएगा, NH2। NH2 एक बार कौन सी पोजीशन पर लगा, ये ऑर्थो पोजीशन पर, और एक बार कौन सी पोजीशन पर लगा, पैरा पोजीशन पर। तो मैंने एक बार ऑर्थो पोजीशन पर लगा दिया और दूसरी बार मैंने क्या करा, इसी को मैंने पैरा पोजीशन से जोड़ दिया, पैरा पोजीशन से जोड़ दिया मैंने, राइट। तो भाई जब मैंने ऑर्थो पोजीशन से जोड़ा तो इसका नाम बन जाएगा ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, और पैरा से जोड़ा तो नाम हो जाएगा पैरा नाइट्रो एनिलीन। राइट आंसर चेक करते क्या कहीं ऐसा लिखा। अब ये जो रिएक्टेंट बनेगा ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है, माइनर, और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है, मेजर। ऑप्शन चेक करें, ऐसा ऑप्शन कौन सा लिखा है। पहला ऑप्शन लिखा ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, केवल ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन बनेगा क्या। दूसरा लिखा पैरा नाइट्रो एनिलीन, और तीसरा लिखा ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो एनिलीन। चौथा लिखा नाइट्रो ऑर्थो नाइट्रो एनिलीनियम आयन। राइट आंसर बनेगा इसका C, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो एनिलीन। आपको इक्वेशन समझ में आई होगी। हमने एसिटिनालाइट लिया, उसका नाइट्रेशन करे तो भाई, और इसमें क्या बना, नाइट्रो एसिटिनालाइट बना, एक माइनर बना, एक मेजर बना, और उसका हाइड्रोलिसिस करे भाई, तो हमने बना, हाइड्रोलिसिस करने के बाद बना नाइट्रो एनिलीन बना, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, और एक बार बना पैरा नाइट्रो एनिलीन। जो ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन रहेगा वो माइनर रहेगा, और जो पैरा नाइट्रो एनिलीन रहेगा वो मेजर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, इसका राइट आंसर क्या बनेगा, C। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जटिल यौगिक, एक यौगिक लिखा है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा है आपके सामने, उसका नाम पूछा है आपसे, उसका नाम क्या होगा। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसके नाम बताने के लिए हमें इसका फॉर्मेट पता होना चाहिए। हम इसका नाम बताएंगे कैसे, इसका नाम बताने के लिए सबसे पहले हम कैटायन का नाम लिखते हैं, कैटायन का नाम लिखते हैं। इसके बाद हम बताते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। हम जब भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का नामकरण करेंगे तो सबसे पहले हम कैटायन का नाम बताएंगे, जो सामने लिखा होता है उसे हम बोलते हैं कैटायन। इसके बाद हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम लिगैंड की, कि भाई लिगैंड क्या है, लिगैंड। उसके बाद बात करेंगे CMI की। अगर लिगैंड मान लो कहीं नेगेटिव हो, ऋणात्मक हो, तो आप उसके नाम के अंत में एक वर्ड यूज करोगे, 8 वर्ड यूज करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसके बाद हम CMI सेंट्रल मेटल आयन की बात करेंगे। सेंट्रल मेटल आयन के साथ अभी वर्ड यूज करते हैं 8, याद रखना क्या वर्ड यूज करते हैं, 8। सेंट्रल मेटल आयन के बाद बात करेंगे हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे, और ऑक्सीडेशन नंबर को हम रोमन शब्दों में लिखते हैं, रोमन भाषा में लिखते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम एनायन की बात करेंगे, राइट। तो हमारा क्वेश्चन है कि CONH3 NO2ClCN का नाम बताना है हमें। तो भाई ये जो NH3 है ये भी क्या है, लिगैंड। ये NO2 ये भी क्या है, लिगैंड। Cl ये भी क्या है, लिगैंड। CN ये भी क्या है, लिगैंड। यहां 4 लिगैंड है। पहला लिगैंड है NH3, दूसरा है हमारा NO2, तीसरा है Cl, और चौथा है Cn। ठीक। NH3 जो है इसका नाम है एमीन, इसका नाम क्या है, एमीन।
NO2 इसका नाम है नाइट्रो, नाइट्रो। Cl इसका नाम है क्लोरो, क्लोरो। और Cn इसका नाम है साइनो, साइनो। इसमें किसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? अगर हम बात करें एमीन, ये 0 ऑक्सीजन नंबर शो करता है, नाइट्रो -1 करता है, Cl -1 करता है, Cn -1 करता है। तो हमें इनकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना पड़ेगा। अगर हम ऑक्सीकरण संख्या देखें तो चारों ऑप्शन में 3 3 3 3 3 आई है, मतलब हमें यहाँ ऑक्सीकरण संख्या निकालने की आवश्यकता नहीं, पर हमें पता होना चाहिए कि ये जो NH3 होता है ये उदासीन लिगैंड होता है, -1 0 ऑक्सीजन नंबर शो करता है। और ये जो NO2 होता है ये ऋणात्मक लिगैंड, एक तंतुर लिगैंड होता है, ऋणात्मक होता है, -1 शो करता है, Cl -1 करता है, Cn -1 करता है। हमें कोबाल्ट की निकालना, कोबाल्ट को क्या मानेंगे x, ये प्लस क्या हो जाएगी 0, ये -1, ये -1, ये -1 बराबर क्या हो जाएगा 0, -3 बराबर क्या हो जाएगा 0, x बराबर क्या हो जाएगा +3, मतलब यहाँ ऑक्सीजन नंबर क्या आ गई है +3। अब हम इसका नामकरण करेंगे बेटा, नामकरण करेंगे तो सबसे पहले नाम किसका देंगे हम? कैटायन का। यहाँ कोई कैटायन नहीं है। अब यहां पर हम बात करेंगे भाई कोऑर्डिनेशन नंबर की, कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर में हम ये नहीं बता सकते कि किसका पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन नंबर है, क्योंकि अगर टोटल लिगैंड जोड़ा जाए तो 4 लिगैंड है। तो हम यहाँ बात करेंगे, यहाँ हम बात करेंगे लिगैंड के बाद हम बात करेंगे लिगैंड की बात करेंगे, लिगैंड के बाद हम बात करेंगे सेंट्रल मेटल आयन की। तो यहाँ लिगैंड कौन कौन से? सबसे पहले ट्राईएमीन है, नाइट्रो है, क्लोरो है, साइनो है। अब जब इनका नामकरण करेंगे तो यहाँ अल्फाबेटिकल वर्ड यूज करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेंगे भाई, कि सबसे पहले हम एमीन को बोलेंगे, फिर हम नाइट्रो को बोलेंगे, फिर हम क्लोरो बोलेंगे, फिर हम साइनो बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एमीन बोलेंगे। एमीन यहाँ कितने हैं? 3, तो ये हो जाएगा ट्राई एमीन, ट्राई एमीन। फिर हम बात करेंगे नाइट्रो, क्या बनेगा नाइट्रो। फिर हम बात करेंगे क्लोरो, क्या बनेगा क्लोरो। फिर हम बात करेंगे क्या? साइनो, साइन। उसके बाद किसकी बात करेंगे हम? लिगेंड की। क्या बात करेंगे? सेंट्रल मेटल आयन, क्या हो जाएगा कोबाल्ट। उसके बाद बात करेंगे ऑक्सीजन नंबर कितनी आएगी? 3। राइट आंसर बनेगा इसका ट्राई एमीन, नाइट्रो, क्लोरो, साइनो, कोबाल्ट, थर्ड। ऐसा ऑप्शन ढूंढो बेटा, ट्राई एमीन, नाइट्रो, क्लोरो, साइनो, कोबाल्ट, थर्ड। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। सही आंसर होगा इसका ए। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक कंपाउंड दिया है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसके संकुल आयन में क्रोमियम की समन्वयन संख्या, क्रोमियम की समन्वयन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम की समन्वयन संख्या पूछा गया। समन्वयन संख्या होती क्या है? जैसे एक एग्जांपल देखना, मान लो अगर लिखा है K4FeCN6 ऐसा लिखा है, तो ये जो लिखा है ये कहलाती है समन्वयन संख्या, ये कहलाती है कोऑर्डिनेशन नंबर। ये जो संख्या, ये संख्या कहलाती है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आप देखना आपके पास क्वेश्चन है CrH2 होल ट्वाइस 6, ये 6 यहां लिखा है, ये 6। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर, इनकी समन्वयन संख्या कितनी नजर आ रही है? 6। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एल्किल हैलाइड को कार्बन परमाणुओं की समान संख्या वाले 1 डिग्री एमिनो में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? कोई एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड है, उसमें जितने कार्बन होंगे उतने ही कार्बन का 1 डिग्री एमीन होगा, मतलब हमें 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लेना पड़ेगा। और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की क्रिया, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे करें कि 1 डिग्री एमीन बन जाए? पहला ऑप्शन लिखा हमारा अमोनिया के साथ करो, दूसरा लिखा सैंडमेयर अभिक्रिया सैंडमेयर प्रतिक्रिया करो, तीसरा लिखा हाफमैन ब्रोमाइड प्रतिक्रिया, और चौथा लिखा ग्रेवियल थैलामाइड संश्लेषण अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड, अगर हमने एल्किल हैलाइड लिए, एल्किल हैलाइड मान लो RX लिए, RX की क्रिया अमोनिया के साथ कराए, NH3 के साथ कराए। जैसे हम RX की क्रिया NH3 के साथ कराएंगे तो यहां से क्या होगा, ये NH2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, यहां पर ये NH3 नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, ये यहां चला जाएगा RNH2, और यहां से ये हाइड्रोजन X को पकड़ लेगा, क्या बना लेगा? HX। तो ये जो 1 डिग्री एमीन बना, 1 डिग्री एमीन, ये 1 डिग्री एमीन एल्किल हैलाइड, ये हमने एल्किल हैलाइड लिए, इसका नाइट्रेशन नाइट्रीकरण करे हमने, तो क्या बना? 1 डिग्री एमीन। जितने कार्बन यहां पर है उतने ही कार्बन यहां पर है, तो इसमें बोला गया एल्किल हैलाइड को कार्बन परमाणु की समान संख्या वाले 1 डिग्री एमीन में
यहां भी कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, यहां भी कार्बन परमाणु समान और यहां भी कार्बन परमाणु कैसे हैं, समान। राइट आंसर क्या बनेगा इसका, ए। बी क्यों नहीं बना, बी क्यों नहीं बना, क्योंकि बी में सैंडमेयर अभिक्रिया दी और सैंडमेयर अभिक्रिया में क्या होता है भाई, क्लोरोबेंजीन बनता है, क्लोरोबेंजीन। सैंडमेयर अभिक्रिया में क्या करते हैं, सैंडमेयर अभिक्रिया में एनिलीन की क्रिया करते हैं सोडियम नाइट्राइट के साथ, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं तो बेंजीन डाइएजिनियम क्लोराइड बनता है। और वो जो बेंजीन डाइएजिनियम क्लोराइड इंटरमीडिएट बनता है उसकी क्रिया करते हैं क्यूप्रास हैलाइड और HCl के साथ, तो क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है, हेलोएरिन्स बन जाता है। यहाँ क्लोरोबेंजीन बन रहा है। बात करेंगे हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में भी 1 डिग्री एमीन बनता है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में भी 1 डिग्री एमीन बनता है, पर होता क्या है उसमें अमाइड की क्रिया कराते हैं, अमाइड की क्रिया, अमाइड की क्रिया ब्रोमीन और KOH के साथ करवाते हैं, अमाइड की क्रिया ब्रोमीन जल और KOH के साथ कराते हैं भाई, तो यहाँ 1 डिग्री एमीन जरूर बनता है, 1 डिग्री एमीन तो बनता है, पर यहाँ कार्बन की संख्या यहाँ ज्यादा हो जाएगी इस कार्बन के कारण, पर इसने बोला कि समान संख्या वाले 1 डिग्री एमीन में बदलना भाई, यहाँ कार्बन ज्यादा, एक कार्बन कैसा होगा, ज्यादा। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ए। ऑप्शन डी भी हम चेक कर लेते हैं, ग्रेवियल थैलामाइड संश्लेषण अभिक्रिया में 1 डिग्री एमीन बनता है, याद रखने बहुत ज्यादा पूछने वाले क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन जो है, चारों ऑप्शन है ये एमीन के, ये क्वेश्चन भी एमीन टॉपिक का, चारों ऑप्शन का एमीन का। ग्रेवियल थैलामाइड संश्लेषण अभिक्रिया की बात करें 1 डिग्री थैलामाइड 1 डिग्री एमीन बनता है, पर 1 डिग्री एमीन इसमें बनता है 2 कार्बन वाला C2H5NH2, C2H5NH2, इसमें CH3NH2 नहीं बनता, C2H5NH2 बनता है। चलो अगले क्वेश्चन, उम्मीद है कि समझ में आया होगा, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लिखा है, अगला क्वेश्चन लिखा है आइसोटोनिक विलयनों के लिए समान होना चाहिए, आइसोटोनिक विलयनों के लिए समान होना चाहिए, सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, सामने ध्यान देना बेटा। आइसोटोनिक, आइसोटोनिक का मतलब होता है समपरासरी, समपरासरी विलयन, समपरासरी विलयन की बात करें। अब समपरासरी विलयन क्या होते हैं, वे विलयन जिनका परासरण दाब समान होता है, जिनका परासरण दाब समान होता है, परासरण दाब कैसा होता है, समान, उन्हें क्या बोला जाता है, समपरासरी विलयन। क्या होता है इसमें सूत्र होता है परासरण दाब का, पाई बराबर CRT, पाई बराबर क्या होता है, CRT। अब हम बात करेंगे विलयन जो है वो परासरण दाब के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समपरासरी विलयन, एक होता है अतिपरासरी विलयन और एक होता है अल्पपरासरी विलयन। तो समपरासरी विलयन को बोलेंगे हम आइसोटोनिक, अतिपरासरी को बोलेंगे हाइपरटोनिक और अल्पपरासरी को बोलेंगे हाइपोटोनिक। समपरासरी विलयन में क्या होगा, पाई 1 बराबर क्या होगा, पाई 2, अतिपरासरी में क्या होगा, पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2 और अल्पपरासरी में क्या होगा, पाई 1 लेस देन पाई 2। तो हमें पूछा गया था कि आइसोटोनिक विलयनों के लिए समान होना चाहिए, परासरण दाब समान होना चाहिए, पर हमारा पहला ऑप्शन है भाई तापमान, दूसरा ऑप्शन है दाब, तीसरा ऑप्शन है आयतन, चौथा ऑप्शन है श्यानता। राइट आंसर क्या बनेगा हमारा, दाब। राइट आंसर होगा बेटा बी। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है किण्वन विधि द्वारा फर्मेंटेशन द्वारा स्टार्च से एथेनॉल के औद्योगिक निर्माण में एक निम्न श्रेणी का द्रव तेल, एक निम्न श्रेणी का द्रव जिसे फ्यूजेल तेल, जिसे फ्यूजेल तेल कहते हैं, प्राप्त होता है। यह रासायनिक रूप से किसका मिश्रण होता है, तो हम बात करेंगे फ्यूजेल ऑयल होता क्या है। फ्यूजेल ऑयल की बात करेंगे, फ्यूजेल ऑयल की बात करेंगे, फ्यूजेल ऑयल होता क्या है। फ्यूजेल ऑयल होता क्या बेटा, ये एक प्रकार का एल्कोहल होता है, एल्कोहल, एल्कोहल एक प्रकार का एल्कोहल होता है, ठीक, एल्कोहल होता है। और ये एल्कोहल जो होता है वो एथेनॉल, एथेनॉल के फर्मेंटेशन से बनता है, फर्मेंटेशन से बनता है, एथेनॉल के फर्मेंटेशन से बनता है। और जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल फ्यूजेल तेल में याद रखना हायर एल्कोहल होते हैं, हायर एल्कोहल। हायर एल्कोहल का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन मोर देन 1। हायर एल्कोहल की मीनिंग होती है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन मोर देन 1, मोर देन 1, मतलब जिनमें कार्बन की संख्या एक से कैसी हो, ज्यादा, क्योंकि कार्बन की संख्या एक वाला कार्बिनॉल जिसे हम बोलते हैं मेथेनॉल, उसका नाम होता है, उसका सूत्र होता है CH3OH, इसे बोला जाता है मेथेनॉल, मेथेनॉल।
इसे कास्ट स्प्रिट या वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है। वुड स्प्रिट ये बहुत ज्यादा विषैला होता है, पॉइजनस होता है, बहुत ज्यादा विषैला होता है। इसको पीने से क्या होता है, इसको पीने से आंखों की नस फट जाती है, इसको पीने से आंखों की नस फट जाती है, जिसके कारण डेथ हो जाती है। तो ये बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। कौन? मेथेनॉल, जिसे वुड स्प्रिट या कास्ट स्प्रिट बोला जाता है। हमसे पूछा गया था फ्यूजल ऑयल प्राप्त होता है, तो फ्यूजल ऑयल होता क्या है? ये अल्कोहल, ये जो होता है एथेनॉल के फर्मेंटेशन, किण्वन से बनाया जाता है। अल्कोहल होता है जो कि हायर अल्कोहल होता है। हायर अल्कोहल मतलब जिसमें नंबर ऑफ कार्बन मोर देन 1 होते हैं। तो कौन हो सकता है? एथेनॉल के बाद कौन आता है? प्रोपेनॉल आता है। प्रोपेनॉल के बाद कौन आता है? ब्यूटेनॉल आता है। ब्यूटेनॉल के बाद कौन आता है? पेंटेनॉल आता है। मतलब 3 कार्बन वाले हो सकते हैं, 4 कार्बन वाले हो सकते हैं, 5 कार्बन वाले हो सकते हैं। चेक करते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है प्रोपिल अल्कोहल, आइसोब्यूटिल अल्कोहल, सक्रिय एमिल अल्कोहल। सक्रिय मींस होता है एक्टिव, और एमिल एक सामान्य नाम है जो कि 5 कार्बन के लिए यूज किया जाता है। 5 कार्बन के लिए, 5 कार्बन के साथ अगर OH जुड़ा होता है तो एमिल बोलते हैं, और आइसोपेंटिल भी 5 कार्बन के साथ OH जुड़ा होता है तो आइसोपेंटिल बोलते हैं। पर आइसो वर्ड इसलिए यूज करना पड़ता है अगर सेकंड कार्बन पर अगर मैथिल समूह जोड़ दिए जाते हैं तो आइसो वर्ड यूज करते हैं, और 4 कार्बन के साथ जोड़ेंगे तो आइसोब्यूटिल बोलेंगे, 5 कार्बन के साथ जोड़ेंगे तो आइसोपेंटिल बोलेंगे। पर 5 कार्बन के साथ सेकंड कार्बन पर 2 मैथिल समूह जोड़ देंगे तो आइसो ने नियो वर्ड यूज करना पड़ेगा, उसको हम नियोपेंटिल बोलेंगे। क्या कभी नियोब्यूटिल हो सकता है? नियोब्यूटिल कभी नहीं हो सकता है। आइसो के लिए न्यूनतम कार्बन कितने लगते हैं? 4, और नियो के लिए न्यूनतम कार्बन लगते हैं 5। ठीक, पहला ऑप्शन लिखा है प्रोपिल अल्कोहल, आइसोब्यूटिल अल्कोहल, सक्रिय एमिल अल्कोहल और आइसोपेंटिल अल्कोहल की अधिक मात्रा का मिश्रण। राइट आंसर बनेगा ए, क्योंकि अगला ऑप्शन जो लिखा उसमें लिखा प्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल और आइसोपेंटिल अल्कोहल के मिश्रण। आइसोपेंटिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल नहीं हो सकता है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल नहीं होगा। एन प्रोपिल अल्कोहल हो सकता था, आइसोप्रोपिल अल्कोहल नहीं होगा। अगला लिखा है मेथेनॉल नहीं होगा। अगला लिखा है मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, मेथेनॉल नहीं होगा। नहीं तो आदमी की क्या हो जाएगी? मनुष्य की क्या हो जाएगी? डेथ। राइट आंसर बनेगा प्रोपिल अल्कोहल, आइसोब्यूटिल अल्कोहल, सक्रिय मींस होता है एक्टिव, एमिल 5 कार्बन के लिए एक साधारण नाम होता है। 5 कार्बन के लिए, 5 कार्बन वाले अल्कोहल के लिए यूज किया जाता है एमिल। आइसोपेंटिल, आइसो याद रखना, सेकंड कार्बन पर एक मैथिल समूह आइसो, सेकंड कार्बन पर 2 मैथिल समूह नियो। आइसोपेंटिल अल्कोहल की अधिक मात्रा। राइट आंसर बनेगा इसका ए। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। विद्युत अपघटन के बारे में गलत कथन, इस बात को ध्यान रखना बेटा, विद्युत अपघटन के बारे में गलत कथन को चुनना है। तो भाई पहला ऑप्शन लिखा है विद्युत प्रवाहित करने से विद्युत अपघट्ट का अपघटन होता है। एकदम सही बात है कि भाई अगर हम विद्युत प्रवाहित करेंगे विद्युत अपघट्ट का अपघटन होगा। विद्युत अपघट्ट जैसे कुछ भी हो सकते हैं, अम्ल हो सकता है, क्षार हो सकता है, लवण हो सकता है, प्रबल विद्युत अपघट्ट हो सकता है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट हो सकता है। विद्युत को जली विलयन या पिघली हुई अवस्था वाले अपघट्ट से प्रभावित किया जाता है। विद्युत को जली विलयन मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन। राइट, सही आंसर है भाई। जैसे कॉपर सल्फेट लेते हैं, ZnSO4 लेते हैं, CuSO4 लेते हैं। अगला लिखा है इलेक्ट्रोड पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। यस, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रोड पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण होता है, अपचयन होता है, ये इलेक्ट्रोडों पर होता है। फिर लिखा है अपघट्ट का अपघटन ताप बढ़ाकर उष्मा प्रदान करके होता है। नहीं, ताप बढ़ाकर नहीं होगा, आप ऊर्जा बढ़ाओ, विद्युत ऊर्जा बढ़ाने से उससे उष्मा प्रदान करके होगा। आपको विद्युत ऊर्जा क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, तब अपघट्ट होगा। इसका गलत आंसर क्या हो जाएगा? इसका गलत कथन चुनना था, ये हो जाएगा आपका डी। ये गलत लिखा है, अपघट्ट का अपघटन ताप बढ़ाकर कुछ नहीं होगा भाई। आपको विद्युत ऊर्जा बढ़ाना पड़ेगा तब वो अपघट्ट होगा। ठीक है, राइट आंसर बनेगा इसका डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सही विकल्पों का मिलान करना है, हमें जोड़ी मिलाना है। जोड़ी पहला लिखा है ड्राई सेल, शुष्क सेल, ड्राई सेल में क्या पाया जाता है? NH4Cl और ZnCl2 पाया जाता है ड्राई सेल में। जैसे हम घड़ी की सेल लेते हैं, घड़ी की बैटरी लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, उसमें हम देखते हैं कि काला काला एक पदार्थ निकलता है, वो NH4Cl और ZnCl2 का मिश्रण होता है। अगला लिखा है लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी जो होती है, लेड स्टोरेज बैटरी, ये हमारे ऑटोमोबाइल
लेड स्टोरेज बैटरी जो होती है वो हमारे ऑटोमोबाइल और इन्वर्टर, आपने देखे होंगे जैसे ट्रैक्टर में जो बैटरी यूज होती है, गाड़ी में, वाहनों में जो बैटरी यूज होती है वो होती है लेड स्टोरेज बैटरी, उसमें प्लेट्स पाई जाती हैं। इन्वर्टर में यूज होने वाली बैटरी क्या कहलाती है? लेड स्टोरेज बैटरी। फिर लिखा है रोवेन मैलोरी सेल, ये क्या होता है? एक छोटी सी बैटरी होती है, आपने देखे होंगे कैलकुलेटर और वॉच में होती है, 1.5 वोल्ट की एक बैटरी होती है, छोटी सी बैटरी होती है जो नॉन रिचार्जेबल होती है, उसको यूज करने के बाद फेंक दिया जाता है। ये आपका रोवेन मैलोरी सेल कहलाती है, ये होती है कैलकुलेटर में यूज, में होती है कैलकुलेटर। नेक्स्ट लिखा है निकेल सेल, निकेड सेल, ये मरकरी ऑक्साइड और KOH, इसका राइट आंसर बन जाएगा मरकरी ऑक्साइड और KOH। तो आप चेक करें, पहले का C, दूसरे का B, तीसरे का D और चौथे का A, ये राइट आंसर बनेगा आपका C। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? C। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉपर का सर्वाधिक सामान्य अयस्क है, ये मेटलर्जी का क्वेश्चन है, ओर की बात कर रहा है, ओर की। कॉपर का सर्वाधिक सामान्य अयस्क है, पहला लिखा Cu2S, इसका नाम होता है कॉपर ग्लांस। दूसरा लिखा है CuFeS2, इसको बोलते हैं कॉपर पायराइट, कॉपर आयरन सल्फाइड या चालको पायराइट या कॉपर पायराइट। फिर लिखा है CuCO3.CuOH2 मैलाकाइट, और लिखा है CuFeS4, इसको बोलते हैं वर्नाइट। राइट आंसर बनेगा बेटा इसका V, कॉपर का सर्वाधिक सामान्य अयस्क जो होता है कॉपर पायराइट होता है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है लेंथेनाइट संकुचन से अभिप्राय है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रिक्शन क्या होता है? लेंथेनाइट संकुचन होता क्या है? लेंथेनाइट संकुचन क्या होता है बेटा? जैसे आप देखना, अगर हम बात करें स्कैंडियम के बाद लिखा होता है टाइटेनियम, इट्रियम के बाद लिखा होता है जिरकोनियम, लेंथेनम के बाद लिखा होता है हाफनियम, एक्टेनम के बाद लिखा होता है रदरफोर्डियम। ये जो हमारी श्रेणी है ये हमारी 3D श्रेणी है, ये 4D श्रेणी है, ये 5D श्रेणी है और यहां 6D श्रेणी है। ये जो है हमारा 6वां आवर्त है, ये जो है 7वां आवर्त है, 7वां आवर्त। यहां पर लेंथेनाइट चालू हो रहा है, यहां पर लेंथेनाइट चालू हो रहा है, मतलब यहां F ब्लॉक है 4F श्रेणी, यहां से एक्टेनाइट चालू हो रहा है, यहां हमारा 5F श्रेणी है, F ब्लॉक है। अब हम बात करेंगे लेंथेनाइट कॉन्ट्रिक्शन होता क्या है। लेंथेनाइट के बाद आने वाले एलिमेंट्स क्या करते हैं? लेंथेनाइट के बाद हाफनियम आ रहा है, लेंथेनाइट के बाद आने वाले एलिमेंट्स क्या करेंगे? हाफनियम क्या करेगा? जिरकोनियम को पकड़ के खींचेगा। होता क्या है, अगर हम यहां पर आकार की बात करें, आकार की, साइज की बात करें, साइज की, तो 3D लेस देन 4D इक्वल टू 5D, मतलब 3D का आकार कैसा होता है? 4D से छोटा, और 4D और 5D का कैसा होता है? बड़ा। अगर हम यहां साइज की बात करें, इन तीनों में साइज की बात करें तो सबसे छोटा कौन है? टाइटेनियम, उससे बड़ा कौन है? जिरकोनियम, और उससे बड़ा होना था हाफनियम, क्योंकि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है। पर यहां जिरकोनियम और हाफनियम का साइज कैसा हो जाता है? समान। इसका कारण होता है लेंथेनाइट संकुचन, लेंथेनाइट संकुचन। अब ये जो हाफनियम होता है लेंथेनम के जस्ट साइड में बैठा होता है, तो हाफनियम के जो गुण होते हैं वो लेंथेनाइट जैसे होते हैं। तो ये हाफनियम क्या करता है? जिरकोनियम को पकड़ के खींच लेता है, तो जिरकोनियम के साइज को बढ़ा देता है। खुद का साइज तो वैसे ही रहता है, पर जिरकोनियम के साइज को बढ़ा देता है। इस कारण इन दोनों के आकार कैसे हो जाते हैं? समान। और आकार जो होता है, अगर हम बात करें आकार की, त्रिज्या की बात करेंगे, त्रिज्या तो वैसे 4 प्रकार की होती है, सहसंयोजक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या, वैंडरवाल्स त्रिज्या। पर हम बात करेंगे आयनिक त्रिज्या की। त्रिज्या में एक पार्ट आता है आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या में भी बात आती है, 3 प्रकार की त्रिज्या होती है। एक होती है धन आयनिक त्रिज्या, एक होती है उदासीन त्रिज्या, परमाणविक त्रिज्या बोलते हैं इसे, और एक होती है धनायनिक त्रिज्या, एक होती है परमाणविक त्रिज्या, और एक होती है ऋणायनिक त्रिज्या। तो राइट आंसर बनेगा घनत्व में कमी होती है? नहीं। द्रव्यमान में कमी होती है? नहीं। आयनिक त्रिज्या में कमी होती है? हाँ। राइट आंसर बनेगा इसका सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सेम क्वेश्चन है लेंथेनाइट संकुचन का। लेंथेनाइट संकुचन किस बात के लिए उत्तरदायी है? सेम क्वेश्चन है, डीएफ ब्लॉक का क्वेश्चन है, लेंथेनाइट संकुचन किस बात के लिए उत्तरदायी है?
तो भाई लैंथेनाइट संकुचन मैंने अभी बताया था, लैंथेनाइट संकुचन क्या करता है, जिरकोनियम और हाफनियम का आकार कैसा कर देता है, समान, त्रिज्या कैसी कर देती है, समान। राइट आंसर बनेगा, पढ़ते हैं, पहला ऑप्शन लिखा है जिरकोनियम और इट्रियम की लगभग समान त्रिज्या होती है, सही है। दूसरा लिखा है जिरकोनियम, सॉरी गलत है, जिरकोनियम और इट्रियम नहीं, जिरकोनियम और इट्रियम नहीं, जिरकोनियम और हाफनियम, जिरकोनियम और हाफनियम। चलो फिर से पढ़ते हैं, जिरकोनियम और इट्रियम की लगभग समान त्रिज्या होती है, गलत। जिरकोनियम और नियोबियम की समान ऑक्सीकरण अवस्था होती है, नहीं। जिरकोनियम और हाफनियम की लगभग समान त्रिज्या होती है, सही। राइट आंसर बनेगा इसका सी। जिरकोनियम और जिंक की समान ऑक्सीकरण अवस्था होती है, नहीं। ये जिंक आया, इसके लिए एक बात याद रखना बेटा, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये तीन एलिमेंट जो है, ये तीन एलिमेंट जो है वो संक्रमण श्रेणी में रखे गए हैं, पर संक्रमण तत्व नहीं, संक्रमण तत्व नहीं। फिर संक्रमण श्रेणी में क्यों रखे गए हैं, क्योंकि भाई इन तीनों का जो होता है ऑक्टेट अष्टक पूर्ण होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इनके वैलेंस सेल में, संयोजी कोष में, इनके संयोजी कोष में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। और 18 इलेक्ट्रॉन अगर 8 होते हैं, अगर 8 होते हैं तो ये नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, अगर 8 होते हैं तो ये नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, पर 18 होने की वजह से ये स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, छद्म अक्रिय गैस विन्यास शो करते हैं। इनको होना चाहिए था नोबेल गैस के साथ, पर ये नोबेल गैस के साथ इसलिए नहीं बैठे क्योंकि नोबेल गैस में सारी की सारी क्या है, गैस। और ये जो जिंक है ये ठोस है, कैडमियम ठोस है, मरकरी द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। तो ये जो है पीएनजीसी शो करते हैं, ये संक्रमण श्रेणी में तो रखे गए हैं पर संक्रमण तत्व नहीं है, याद रखना, जिंक, कैडमियम और मरकरी संक्रमण तत्व नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन एक एक्टिनाइड नहीं है, कौन एक एक्टिनाइड नहीं है। तो हमें लैंथेनाइट और एक्टिनाइट की ट्रिक याद होना चाहिए भाई, तब उससे पता चलेगा कि कौन एक्टिनाइट नहीं है। मतलब इसमें कौन एक ऐसा है जो एक्टिनाइट नहीं है, बाकी एक्टिनाइट हो सकते हैं पर कोई एक ऐसा होगा जो एक्टिनाइट नहीं होगा, ठीक। तो हमें ट्रिक याद होना चाहिए भाई। लैंथेनाइट की ट्रिक क्या होती है, सपनों सी परी नीली पीली साड़ी में यू गोल्ड ताव देते हुए यार तुम्हारी याद देते चली गई, ये लैंथेनाइट की होती है। एक्टिनाइट की ट्रिक क्या होती है, एक्टिनाइट होता है थापा यू नेपाल पुलिस अमेरिकन कम बाइक सैप ऐसे एफएम मॉडल नाला। राइट आंसर बनेगा इसका डी, टर्वेनियम। टर्वेनियम एक्टिनाइट नहीं है, टर्वेनियम एक्टिनाइट नहीं है, टर्वेनियम लैंथेनाइट है, टर्वेनियम लैंथेनाइट है। कैसे, जब हम बात करते हैं लैंथेनाइट की ट्रिक, सपनों सी परी नीली पीली साड़ी में यू गोल्ड ताव, टीवी जहां आता है उसी को बोलते हैं टर्वेनियम। राइट, इसका सही आंसर बनेगा डी, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन युग्म वह है जिसमें दोनों आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करना है हमें। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान आ रही है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, चेक करते भाई। पहला लिखा है, पहला ऑप्शन उठाते हैं, पहला ऑप्शन Cr3+ और लिखा है CO लिखा है 2+, CO2+, ठीक। बात करते हैं Cr का एटॉमिक नंबर होता कितना है, शक्ति वकर कर मतलब होता है 24, शक्ति वकरमन फे मतलब 26 को मतलब 27। अब ये 24 जो है ये एक्सेप्शन केस होता है, अपवाद, इस बात को आप ध्यान रखना, क्योंकि 24 जो है ये 4s1 3d5 होना चाहिए 4s2 3d4, लेकिन अपवाद है ये होता है 4s1 3d5 और ये 27 ये होता है 4s2 3d7। अब यहां बात करेंगे क्रोमियम, यहां s में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, डी में कक्षकों की संख्या कितनी है, 5,
पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन लिख दिए इसमें। यहां इलेक्ट्रॉन कितने? यहां एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहां एस में इलेक्ट्रॉन है 2, डी में इलेक्ट्रॉन है यहां पर है 7, 1 2 3 4 5 6 7। पर ये सामान्य अवस्था है, जनरल स्टेट सामान्य अवस्था है। अब हमें क्या करना है, इनके खोपड़ी पर +3 लगा और उसकी खोपड़ी पर +2 लगा है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा, तब इनकी ऑक्सीजन नंबर प्लस में आई। इन्होंने ऑक्सीकरण किया होगा, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, कैटायन का फॉर्मेशन हुआ इनकी बॉडी पर। भाई इन्हें 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा Cr, तो 1 इलेक्ट्रॉन S का जाएगा, S का कोष खाली हो जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे काय के D के। D में कक्षकों की संख्या हो जाएगी 5, 2 इलेक्ट्रॉन D के चले जाएंगे, तो यहां D में इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 3, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो S के निकलेंगे। हमेशा इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन, तो यहां S के इलेक्ट्रॉन जब त्यागेंगे भाई, तो यहां S में कितने हो जाएंगे? 0, और यहां पर D में कक्षकों की संख्या कितनी है? 5 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन को अगर यहां से त्याग दिए जाए 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया गया, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन, यहां टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7। यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर देखा जाए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या देखा जाए कितनी आई है? 3। यहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या देखा जाए कितनी आई है? 3। ठीक, अब यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 आई है। हमसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा आयन युग्म वह है जिसमें दोनों आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 3 आए, वहां भी 3 आए। राइट आंसर बनेगा इसका ए बनेगा। थोड़ी सी और जानकारी ले, अगर मैंने इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां 3 आई, 3, तो भाई ये जो दोनों एलिमेंट्स है ये लोहा चुंबकीय, लोहा चुंबकीय। ठीक, इनमें अनुचुंबकीय का गुण है, अनुचुंबकीय का गुण है। और अगर देखा जाए तो ये रंगीन है, रंगीन 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 है, रंगीन। जब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो अनुचुंबकीय होते हैं और रंगीन होते हैं। कारण होता है इसका डी संक्रमण। कारण क्या होता है इसका? डी संक्रमण। राइट आंसर बनेगा इसका ए। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से डाईएथिल ईथर का समावयवी कौन सा होगा? आइसोमर कौन होगा? डाईएथिल ईथर। डाईएथिल ईथर क्या होगा भाई? डाईएथिल ईथर, डाईएथिल ईथर, डाईएथिल ईथर, ये बनेगा डाईएथिल ईथर। ठीक, डाईएथिल ईथर की बात करेंगे, ये डाईएथिल ईथर है। अब ये जो ईथर, ईथर याद रखना, ईथर जो होता है इसका समावयवी अल्कोहल होता है, अल्कोहल याद रखना। ईथर का भाई अल्कोहल होता है। ये आते कहां से? ये अगर हम एल्केन, एल्केन का ऑक्सीकरण करते हैं, एल्केन का ऑक्सीकरण करते हैं, एल्केन मतलब CnH2n+2 का यदि हम ऑक्सीकरण करते हैं तब 2 चीज बनकर बाहर आती है, एक आता है ईथर और एक आता है अल्कोहल। तो ईथर का समावयवी अल्कोहल होगा। कैसे चेक करें ऑप्शन? यहां कार्बन कितने हैं? 2, और यहां कार्बन कितने हैं? 2, टोटल कार्बन कितने हैं? 4। ऐसा ऑप्शन चेक करो जिसमें कार्बन की संख्या 4 हो। चलो पहले बात करते हैं, यहां भी कार्बन की संख्या कितनी नजर आ रही है? 4। यहां देखो ये 3 और एक ये 4। यहां भी कार्बन की संख्या कितनी? यहां कार्बन की संख्या कितनी नजर आ रही है? 2। ये तो क्या हो जाएगा? गलत। और ये एथेनॉल लिखा, नल, नल मतलब होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, और हमें बनाना है अल्कोहल। अगर यहां देखा जाए तो ये भी प्रोपेनॉल, ये भी अल्कोहल है, पर यहां कार्बन की संख्या कितनी है? 3। ये भी क्या होगा? गलत। यहां देखा जाए, यहां कार्बन की संख्या 2 और 2 4 और 1 5, यहां ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका? ए। याद रखना, ये कैसे सोचे भाई? ये कैसे सोचे? अगर इनका अनुसूत्र की बात करेंगे तो अनुसूत्र क्या होगा? C4H10O, ये इनका अनुसूत्र होगा, ये इनका अनुसूत्र होगा। ये सजातीय श्रेणी है, एक ही जाति के हैं, इसलिए इनको बोलते हैं सजातीय श्रेणी। ये सजातीय श्रेणी है। जब सजातीय श्रेणी में हम एल्केन का ऑक्सीकरण करते हैं तो 2 ही चीज निकल के आती है, एक आता है ईथर और एक आता है अल्कोहल।
हमें ईथर डाईएथिल ईथर बना है, हमने डाईएथिल ईथर का स्ट्रक्चर चेक करें। स्ट्रक्चर में हमने देखिए कार्बन कितने हैं 4, तो हमें एक ऐसा ऑप्शन चेक करना है जिसमें कार्बन की संख्या कितनी होगी 4। पहला ऑप्शन मिला जिसमें कार्बन की संख्या कितनी होगी 4, और ये अल्कोहल है, राइट आंसर अल्कोहल। अगर ये एल्डिहाइड होता तो नहीं, हमें क्या चाहिए अल्कोहल, क्योंकि ईथर का भाई अल्कोहल होता है। राइट आंसर क्या बनेगा इसका ए। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 373 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म और जली NaOH के साथ फिनॉल की प्रतिक्रिया में रिंग पर हमला करवाने वाला इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? आपसे पूछा गया 343 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म और जली NaOH के साथ फिनॉल की, मतलब फिनॉल की क्रिया कराओ आप, फिनॉल की क्रिया, क्लोरोफॉर्म CaCl3 जली NaOH एक्वस NaOH के साथ जब हम क्रिया कराएंगे, एक्वस NaOH के साथ हम क्रिया कराएंगे तो यहां होगा क्या, यहां पर होगा क्या, यहां पर ये OH है, यहां से CH, यहां से CHO, यहां से CHO यहां पर जाकर जुड़ जाएगा। इसको बोलेंगे सैलिसिल एल्डिहाइड, ये बना सैलिसिल एल्डिहाइड। ये इक्वेशन है क्या, ये राइमर टीमेन अभिक्रिया है, राइमर टीमेन अभिक्रिया, राइमर टीमेन अभिक्रिया में सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। इसमें टेम्परेचर, ये टेम्परेचर से पहचानो 343 केल्विन टेम्परेचर लिया गया है, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया कराया गया है। पर यहां बोला इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल होते क्या, इलेक्ट्रोफाइल की मीनिंग होती क्या है? अगर देखना क्लोरोफॉर्म से इसकी रिएक्शन हुई क्लोरोफॉर्म से, तो ये क्लोरोफॉर्म इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की बात करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बना है इलेक्ट्रो और एक बना है फिलिक। इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। फिलिक मतलब होता है लविंग, 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 लविंग मतलब होता है चाहने वाला या स्नेह करने वाला। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो हम कैसे बोलेंगे कौन इलेक्ट्रॉन स्नेही, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ये होते हैं अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट होते हैं, अटैकिंग रिएजेंट। ये अटैकिंग रिएजेंट करते हैं कि ये सबस्ट्रेट पर अटैक करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड पर जब अटैक करते हैं तो अटैक करने वाला अगर इलेक्ट्रोफाइल है मतलब वो गरीब है। हमें कैसे पता चलेगा गरीब, भाई उसके कार्बन की संख्या उसके पास क्या होगी, कम, तो वो हमें पहचाना जाएगा गरीब। हमें इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन चेक करना है जो गरीब होगा पर क्लोरोफॉर्म का भाई होगा। अगर हमने बात करें क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के पास ना वो इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है। हम बात करेंगे डाइक्लोरोमेथाइल, हाँ एक संयोजकता इसके पास क्या है, कम। पर अगर हम बात करेंगे डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन CCl2, इसको तुरंत इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसको तुरंत इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, CCl2, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला इलेक्ट्रॉन इसने कहलाता। कौन चाहेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। हमें कैसे पता किसके पास नहीं है इलेक्ट्रॉन, जिसकी खोपड़ी पर धन चार्ज नजर आए, प्लस चार्ज नजर आए, जिसकी खोपड़ी पर प्लस चार्ज नजर आएगा वो इलेक्ट्रोफाइलिक अटैकिंग रिएजेंट कहलाएगा, और जिसकी खोपड़ी पर माइनस चार्ज लॉन पेयर पाई बॉन्ड डी ऑर्बिटल नजर आए वो न्यूक्लियोफिलिक कहलाएगा। जो इलेक्ट्रोफिलिक होगा वो लुईस एसिड बनाएगा, और जो न्यूक्लियोफिलिक होगा वो लुईस बेस बनाएगा। और कौन इलेक्ट्रोफिलिक हो सकते हैं भाई, क्या सभी की खोपड़ी पर कैटायन इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, नहीं। जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होते। मतलब कौन नहीं हो सकते, जितने भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है उनकी, तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करते, और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक नहीं हो सकते। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले जैसे H पॉजिटिव, हाँ इलेक्ट्रोफिलिक है, CH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक है, CCl2 इलेक्ट्रोफिलिक है। और इनके अलावा कौन हो सकते हैं, इनके अलावा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हो सकते हैं जिन्हें हम हाइपोवैलेंट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते कौन है, 13वें समूह के हैलाइड और हाइड्राइड। अगर बोरॉन परिवार के कोई भी सदस्य, बोरॉन परिवार का कोई भी सदस्य अगर हैलाइड और हाइड्राइड बनाता है वो इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, क्योंकि उनके पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ना ये किसी को देते हैं ना ये किसी से लेते हैं, ऑक्टेट क्या हो जाता है इनका कंप्लीट। तो इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं क्या, जिनको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक कौन होते हैं, जिनके पास पहले से इलेक्ट्रॉन है वो कहलाते हैं न्यूक्लियोफिलिक। उन्हें इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं।
ठीक, राइट आंसर बनेगा इसका सी। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संयोजकता वंदन सिद्धांत के अनुसार बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हिटलर और लंदन नाम के वैज्ञानिक आए थे। संयोजकता वंदन सिद्धांत के अनुसार NiCN होल्टवाइज 4 2 नेगेटिव का संकरण और चुंबकीय व्यवहार क्या होगा। संकरण हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है, हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है और इसका चुंबकीय व्यवहार चेक करना है। कैसे बताएंगे, इधर ध्यान देना। देख के तो नहीं बता सकते, देखकर भी बता सकते हैं। देखकर बताने के लिए आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा भाई, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है या वीक फील्ड लिगैंड है। जो लिगैंड है वो दुर्बल है या प्रबल है, इस पर बात करो। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है या वीक फील्ड लिगैंड है। अगर मैंने यहां लिगैंड की बात करा CO, CN साइनो जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है क्योंकि जब हम सीरीज की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है CO CnNO2En। CN CO के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है CO, सबसे कम होता है आयोडीन। वीक फील्ड लिगैंड में आयोडीन का नाम आता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में कार्बोनिल का नाम होता है CO का। तो हमें बोला गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, ये जो CN है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो पहले d ऑर्बिटल भरे जाते हैं, फिर s ऑर्बिटल भरे जाते हैं, फिर p ऑर्बिटल भरे जाते हैं। ठीक, बात करेंगे। पहले तो हमें यहां ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा क्योंकि हम ऐसे हवा में नहीं बोल सकते कि यहां संकरण किया जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद हम बात करेंगे चुंबकीय व्यवहार, ऐसे बात नहीं होगी। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद हम बताएंगे कि भाई यहां पर अनपेयर्ड है या पेयर्ड है। अगर अनपेयर्ड आता है तो वो अनुचुंबकीय होगा, अगर वो पेयर्ड आता है तो प्रतिचुंबकीय होगा। और ये जो CN की वजह से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, यहां पर जब संकरण आएगा तो हम यहां पर चेक करेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, उसके हिसाब से हम संकरण बता देंगे। चलो पहले हम यहां ऑक्सीकरण संख्या प्रकार के लिगैंड होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, और एक होता है वीक फील्ड लिगैंड। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होते हैं वो संकरण DsP2 शो करेंगे और जो वीक फील्ड लिगैंड होते हैं वो संकरण sp3 शो करेंगे। ठीक, होता क्या है यहां कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करें। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना नजर आया, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या होगा, संकरण 2 आएंगे, या तो संकरण DsP2 हो सकता है या तो संकरण sp3 होगा। पर DsP2 कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा। sp3 कब होगा, जब वीक फील्ड लिगैंड होगा। DsP2 कब आएगा, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा, और sp3 कब आएगा, जब वीक फील्ड लिगैंड होगा। तो यहां पर ये DsP2 संकरण शो करेगा। दूसरी बात करेंगे ये अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा। अगर हम निकिल की बात करेंगे, इसका परमाणु क्रमांक 28 होता है, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन रख देंगे, 26 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4s2 3d6। तो भाई इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ये अनुचुंबकीय हो जाएगा, अनुचुंबकीय। राइट आंसर चेक करेंगे हम। पहला लिखा है sp3 अनुचुंबकीय, दूसरा लिखा है DsP2 प्रतिचुंबकीय, तीसरा लिखा है DsP3 अनुचुंबकीय। राइट आंसर बनेगा C DsP2 अनुचुंबकीय। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा दोहरा नमक डबल साल्ट, दोहरा लवण भी बोल सकते हैं। दोहरा लवण क्या होते हैं, वे यौगिक, ऐसे यौगिक जिनको हम जल में डाल दें, अगर जल में डाल दें तो वे क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। कई सारे भागों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उनको बोलते हैं हम दोहरा लवण। जैसे अगर मैं K4FeCN6 की बात करूंगा तो ये नहीं टूटेगा जल में, पर मैं मोहर लवण FeSO4 की बात करूंगा तो भाई ये क्या होगा, यहां पर ये टूट जाएगा। Fe2 प्लस 2SO4 2 माइनस प्लस 2NH4 प्लस 6H2O। इसका राइट आंसर बनेगा मोहर साल्ट। ठीक, क्योंकि ये जल अपघटन पे क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं, इनको बोलेंगे हम दोहरा लवण। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फिंकेलस्टीन अभिक्रिया फिंकेलस्टीन अभिक्रिया, याद रखना पड़ेगा बेटा, फिंकेलस्टीन अभिक्रिया में एल्किल आयोडाइड बनता है। तो होता क्या है, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड से करते हैं। एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड से करते हैं, RxNaI RiNX। तो क्या होगा,
यहां से RI बन जाएगा RI और यहां से निकल जाएगा NaX। ठीक, RI NaX याद रखना। फेंकेस्टीन बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है फेंकेस्टीन कि जब RX की क्रिया एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड से करते हैं, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड से करते हैं तो एल्किल आयोडाइड बनता है और NaX बाहर निकल जाता है। ठीक, चलो अगला देखते हैं। ठीक, तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है और मेरे हिसाब से ये पेपर 20 में से 20 वाला था। ठीक, तो बच्चों कैसी लगी क्लास कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करना। और अगर इसमें जो भी कमी लगती हो तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। थैंक यू।